जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। पिछले एक वक्त में कई लोग, तमाम लोग जो सालों से संघ से जुड़े रहे हैं, वो एक एक कर उनका संघ से मोह भंग होता जा रहा है। वो लोग बाहर आ रहे हैं और समाज की ओर लौट रहे हैं। इसी कड़ी में एक नाम है मूलचंद राणा का, जो गुजरात से ताल्लुक रखते हैं और संघ में उन्होंने अपने जीवन के 47 साल दिए। वो गुजरात में सामाजिक समरसता मंच के मुख्य प्रचारक रहे हैं और शीर्ष 5 स्वयंसेवकों में से एक रहे हैं जो गुजरात में थे। ये अपने आप में एक बड़ा पद है। लेकिन क्या हुआ कि 47 साल संघ में बिताने के बाद आखिर वो संघ से अलग हो गए। इन तमाम बातों का जिक्र या कहें कि खुलासा उन्होंने एक अपनी किताब में किया है, जिस किताब का नाम है, उन्होंने रखा है संघ से समाज की ओर व्यामोह, एक निराशाजनक अनुभव। वो हमारे साथ हैं, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन उनसे बातचीत शुरू करने से पहले मैं उनकी किताब की कुछ लाइनें पढ़ के सुनाऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। उन्होंने किताब में क्या लिखा है। आज संघ में बहती गंगा में हाथ धोने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। संघ का नाम लेकर खुद का काम निकलवाने वालों की आज कमी नहीं है। संघ के कितने ही लोग भाजपा को सत्ता के केंद्र में रखकर खुद का घर भरने की जद्दोजहद करने में स्वार्थी बन चुके हैं। अब संघ के भीतर बहुत सारे झूठे समरसतावादी और मक्कार राष्ट्रवादी लोग घुस गए हैं। ये पृष्ठ 30 में उन्होंने जिक्र किया है। ये जो लाइनें मैंने पढ़ी, आगे सुनिए। संघ के हिंदू संस्कृति के इस शानदार मंडल में मैंने देखा कि कई दलित संतों महंतों की अमूल्य आध्यात्मिक विरासत और साथ ही हिंदू धर्म की रक्षा में उनके अमूल्य योगदान को कहीं महत्व नहीं दिया गया। ये पृष्ठ 29 में है, पेज नंबर 29 में। आगे सुनिए। समरसता शब्द आज संघ में पाखंड का पर्याय बन गया है। सत्ता की प्राप्ति का जहर संघ की रग रग में फैलने लगा है। दुर्भाग्य से समरसता शब्द एक निश्चित वर्ग के लिए मजाक बनकर रह गया है। ये पेज नंबर 126 में है। तो ये एक मजमून है। मैंने कुछ पंक्तियां, कुछ पेजेस की पढ़ के सुनाई, ताकि आप लोग समझ सकें कि मूलचंद राणा जी की किताब में क्या है। सर, स्वागत है आपका दलित दस्तक में। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सर, 47 साल बाद, आधी सदी होता है तकरीबन, क्यों मोह भंग हो गया आपका संघ से? हाँ सर, जब खास तौर से भाजपा का, यानी कि संघ से तैयार हुए स्वयंसेवकों ने जब शासन संभाला गुजरात में और फिर भारत में, तब मैंने देखा कि आज तक जो कुछ बातें सुनी है वो व्यवहार में नहीं है, और इससे मेरा महबूब हुआ सर। जी। सर, आप समाज को, आपने किताब लिखी है, उसमें तमाम चीजें हैं। आप कौन सी हकीकत बताना चाहते थे जिसके बारे में आपने लिखा कि संघ से समाज की ओर? आप संघ से समाज की ओर क्यों आए, और इस किताब में वो कौन सी बातें हैं जिसका जिक्र आपने किया है? हाँ, जैसे आपने अभी शुरू में जो मेरे कुछ सेंटेंसेस आपने पढ़े, वो तो है ही, वो मेरी वेदना है, मेरा दर्द है, और जो कुछ मैंने देखा उसका वो सही चितार है। मैंने देखा कि संघ में पूरे हिंदू समाज को जोड़ने की बात है, लेकिन अस्पृश्यता कैसे निकल सकती है, असमानता कैसे मिट सकती है, उसके लिए कोई ठोस काम संघ का मैंने देखा नहीं। वो मुझे बहुत ही मेरे दिल को चुभ रहा था। तो एक हर चीज के पीछे एक वजह होती है, एक पॉइंट होता है जहां से आदमी फिर वापस आने की शुरुआत करता है। वो आपके जीवन का कौन सा पॉइंट था जब आप संघ से समाज की ओर आने की आपने सोच ली कि अब चलना है यहाँ से? हाँ, तो सर, जब मैंने देखा कि गुजरात में तो संघ के लोगों को ही शासन है, और जो लोग शासन कर रहे हैं उन पर संघ का काफी अच्छा आप अपना फोन रख दीजिए, कहीं रख दीजिए, हाथ से मत पकड़े रहिए जी, ताकि आप आराम से बात कर सकें। हाँ सर, आप समझ। तो मैंने देखा कि जो कुछ करने जैसा था वो कुछ नहीं हो रहा था। सिर्फ समरसता की बातें होती, समरसता के कार्यक्रम होते, खाना वाना होता, और जो दलित और पिछड़े जातियों की जो स्थिति है वही की वही थी। आज 2070 में जो थी वही 80 में देखी,
और अभी 1980 में देखी, और अभी 2010 में भी वही की वही का हालत पिछड़े लोगों की है। तो संघ ने सिर्फ बातें करी है, ऐसा मैंने ये जो मेरे 40 साल का संघ आयु है उसमें मैंने देखा कि सिर्फ बात की जगह नहीं है, उसके लिए उनके पास कोई ऐसा कोई ठोस काम भी नहीं है। सर आपने 47 सालों तक संघ को देखा, जी सर। भीतर से संघ कैसा दिखता है? मैं बताऊं कि इसमें पूरे समाज का एक जो हिस्सा है जिसको दलित कहते हैं, पिछड़े वर्ग का कहते हैं, आदिवासी भी कहते हैं, तो ये इनको लगता है कि इनको साथ रखना पूरे हिंदुत्व के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन इनकी जो समस्या है, इनको बाकी का जो हिंदू समाज उनको हिंदू नहीं मानता है, तो वो कैसे माने, उसके लिए जो स्ट्रेटेजी संघ में होनी चाहिए, संघ के कुछ प्रयास होने चाहिए। ऐसे कोई भी प्रयास संघ में से ऐसे प्रयत्न नहीं हुए कि जिससे बाकी का जो हिस्सा है समाज का, वो इन पिछड़े लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को हृदय से स्वीकार करे। सर संघ में जाति की बात होती है, जातिवाद की बात होती है, ये कितना सच है? संघ में कितना जातिवाद है? हाँ, तो संघ में मैंने एक लिखा है कि अभी संघ ने संघ के जो हृदय के अंदर का जो केंद्र है वो सत्ता है, और सत्ता के लिए समाज के सभी लोग अगर हिंदुत्व की भूमि से उनको रंगे जाएंगे तो वो हिंदुत्व के वोटिंग के लिए आगे आएंगे। लेकिन जो सही जो हिंदू समाज है उसका एक चौथाई हिस्सा है जिसको हम SC ST कहते हैं, उनको जोड़ने को, उनको हृदय से लगाने के लिए वो बिल्कुल धुल मिल जाए बाकी के समाज के साथ में, ऐसे ठोस प्रयास संघ के कभी नहीं रहे हैं। कोई सर घटनाएं बताइए हमें, जब जब आपको खटका कि नहीं यहाँ पे तो दलितों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए या फिर यहाँ पे दलितों की बात होनी चाहिए, लेकिन वो हुई नहीं। हाँ सर, तो एक तो पहले संघ अभी आप जानते हैं कि सभी क्षेत्रों में फैला है, उसके काफी सारे ट्रस्ट है, काफी सारी सब गतिविधियां हैं। तो उसके से फॉर एग्जांपल ट्रस्ट है, तो इनके जो नजदीकी के जो ट्रस्ट है वहां कहीं पर भी SC ST का प्रतिनिधित्व नहीं लिया जाता है। कोई भी कि संघ के पूरे देश में किसी भी ट्रस्ट के किसी भी उसमें आपको SC ST का प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। ओके, तो आप लोगों ने आवाज उठाई इसके खिलाफ, क्योंकि आप कह रहे हैं प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, लेकिन आप तो थे, आपकी किताब में जिक्र है कि आप 5 प्रमुख लोगों में से थे संघ के। हाँ सर, बिल्कुल आवाज उठाई। से फॉर एग्जांपल कि भाई ये जो इतने 60 साल से इन कम्युनिटीज का जो वेलफेयर होना चाहिए क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके लिए जो फाइनेंशियल आवंटन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका सही यूज नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आप एक कानून बनाए, इसको कहते हैं वो शेड्यूल कास्ट कॉम्पोनेंट प्लांट एंड ट्राइबल प्लांट, उसका एक कानून बनाइए। तो हमने बोला कि जो नॉन BJP स्टेट्स है उसमें 3-4 स्टेटों ने लगाया है, वहां काफी अच्छा रिजल्ट भी आया है। तो BJP के जो स्टेट्स है उसमें ये कानून लगाओ, ये कानून से SC ST लोगों का जो 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 फाइनेंशियल जो आवंटन है और उसका जो यूज है उसके ऊपर कुछ कंट्रोल आएगा। लेकिन ये बात उन्होंने नहीं स्वीकारी, और ये इसलिए नहीं स्वीकारी कि एक तो उनका कंट्रोल कम होता था, और दूसरा ये करने से जो नॉन SC ST लोगों का है उनकी नाराजगी हो सकती थी, ऐसा उनका मानना था। तो इन्होंने जो ये कानून के लिए जब मैंने बोला, बहुत बार बोला, तो उसके लिए कभी भी संघ ने ये स्वीकार नहीं किया, नहीं उन्होंने BJP से कभी बात किया, सरकार से बात किया कि ये करने जैसा है। एक सर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंतियां मनाई जाती हैं हर जगहों पे, BJP भी मनाने लगी है, संघ में भी मनने लगा है, लेकिन हकीकत में संघ बाबा साहब को कैसे देखता है? उनके विचारों पे उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? हाँ सर, संघ जानता है कि डॉक्टर बाबा साहेब के नाम से शेड्यूल कास्ट समाज बहुत ही उनके बहुत परम अनुयायी है। तो अगर संघ को इन समाजों में जाना है तो बिल्कुल उन्हें बाबा साहब की बात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ दलित जो लोग थे, अच्छा लिखते थे, उनको उन्होंने RSS ब्रांड डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर लिखवाना शुरू किया, और काफी सारा साहित्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की तस्वीर पर, उनके जीवन पर बनती, लेकिन अंदर जो डाला जाता था वो सब हिंदू विचारधारा के अनुकूल आए, ऐसी बातें डाली जाती थी।
और फिर ये साहित्य का काफी प्रचार प्रसार होता था। और इस यानी कि डॉक्टर बाबा साहब के आम्बेडकर के नाम पर संघ विचारधारा दलित समाज में पहचान भिजवाने का ये पूरा एक मैं कहूंगा कि एक षड्यंत्र ही किया गया और वो सफल भी रहा है। अच्छा, किन किन लेखकों ने लिखे हैं इस तरह की किताबें, आप जिक्र करना चाहेंगे? हाँ, आप रमेश पतंगे जी का नाम तो पूरे देश में है, जो उन्होंने पूरा जो उनका जो कुछ भी साहित्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पर है वो पूरा का पूरा हिंदुत्व बेस्ड है। वो सही मायने में आम्बेडकर जी का जीवन नहीं होता है। दूसरे हमारे गुजरात में किशोर मकवाणा है जो सिर्फ इस तरह की बुकें लिखते हैं। और तीसरा दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का एक पुस्तक था डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का। तो ठेंगड़ी जी तो खुद भी डॉक्टर आम्बेडकर जी को मिले हुए थे, लेकिन उस पुस्तक में भी कुछ चैप्टर्स हिंदुत्व के ऐसे डाले गए कि उस पुस्तक को फिर बाद में मराठी से हिंदी और हिंदी से गुजराती और भाषाओं में ट्रांसलेशन करके पूरे देश में ये पुस्तक भेजा गया। और वो पुस्तक के माध्यम से भी हिंदुत्व को फैलाने का ही पूरा प्लान था। तो सर, जो अभी अगर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में देखें तो दलितों का प्रतिनिधित्व कितना है भीतर, एक चीज। दूसरी चीज कि वो लोग जब इस तरीके की चीजें रचते हैं, लिखते हैं, तो उससे समाज को कितना नुकसान है? हाँ सर, तो मैं पहले आपके पहले सवाल का प्रतिनिधित्व की बात करूं तो सर वाकई में दलित समाज की पॉपुलेशन 15-16% है। तो इतनी बड़ी मानो कि 20 से 25 करोड़ शेड्यूल कास्ट की बस्ती है, तो उसमें से एक्चुअली जो संघ में मानने वाले, जाने वाले, दैनिक शाखा में जाने वाले, संघ के सभी कार्यक्रम वगैरह में सम्मिलित होने वाले लोग तो बहुत ही कम है। पूरे देश में आप गिन सकते हैं इतने ही लोग हैं। ऑन द कॉन्ट्री में गुजरात की बात करूं तो ये पिछले 10 साल में जो कुछ भी हुआ यहाँ पर जाति जो व्यवस्था है उनको मजबूत करने के लिए जो कुछ भी प्रयास गुजरात में हुए, उससे गुजरात के दलित तो बिल्कुल बहुत ही दूर हो गए हैं। और ऐसा बाकी सभी स्टेट में भी इस तरह जब भी मैं आरएसएस की मीटिंगों में आज से कुछ साल पहले जाता तो मैं देखता कि वाकई में दलित समाज और हिंदुत्व और दलित समाज और संघ विचारधारा के बीच में काफी फासलों का अंतर है। सर आपकी किताब का नाम है संघ से समाज की ओर, ऐसा टाइटल में है आपकी। संघ के भीतर रहते हुए बाबा साहब को देखना और संघ से बाहर आके समाज के बीच में खड़े होकर बाबा साहब को देखना, दोनों में क्या फर्क है? हाँ सर, तो संघ के भीतर जब हम बाबा साहब को देखते थे तो वो कहते हैं कि भाई इन्होंने हिंदुओं के लिए ये कहा। वो संघ के कुछ शिविरों में गए थे, वहां भी उन्होंने संघ की जो काम करने की पद्धति और विचारधारा है उसकी प्रशंसा की थी। ये जो सब चीजें हैं वो बाबा साहब को जोड़कर संघ में से हमें सुनाई जाती है, सतत बताई जाती है। और संघ में कुछ वक्ता भी ऐसे एक्सपर्ट हो गए हैं कि उनकी जो पूरी स्पीच होती थी 40 मिनट या 60 मिनट्स की, वो इसी तरह थी कि आप जब उसको सुन के जब बाहर आएंगे तो आपको लगा अरे मैं नहीं, बाबा साहब आम्बेडकर भी खुद संघ के स्वयंसेवक जैसे ही थे। इसी तरह आपके दिमाग में फीड करने वाले प्रचारक, फीड करने वाली बातें, प्रवचन और साहित्य, ये सब इतना बड़े मात्रा में चलता है कि आपको ऐसा ही लगेगा कि नहीं, संघ में रहते हुए आप बिल्कुल पूरे आम्बेडकरिस्ट हो और आम्बेडकर जी का जो काम है उसमें काफी सारा संघ कर रहा है, ऐसा आपको एक आभास, गलत आभास होता है। मतलब वास्तव में ऐसा नहीं है। और बाहर आके जब आपने देखा? हाँ, और जब मैं बाहर आके देखा तो सब मैंने पिछले 4 सालों में गुजरात के 26 गांवों का मैंने खुद ने दौरा किया, जहां पर कुछ न कुछ दलित एट्रोसिटी की घटना मुझे पता चला न्यूज़पेपर से या सोशल मीडिया से। तो मैं वहां जाता तो मैं संघ के वहां के स्थानिक जो अधिकारी होते हैं, स्थानिक जो कुछ काम करने वाले लोग होते हैं, उनको भी मैं खुद साथ में रख के उस गांव में जाता, एट्रोसिटी जहां होती उस दलित मोहल्ले में जाता। उसके बाद में ये जो एट्रोसिटी कौन से समाज से हुई वो समाज के लोगों के बीच पर भी हम जाके बात करते हैं। तो मैंने देखा कि संघ का जो काम है वो समरसता का काम तो नहीं है,
नहीं तो ये जो लोग, जो इनकी जो सोच अभी भी इतनी है, वो शायद काफी कम होती। और ये जो जो दंगा फिसाद हुआ, ये जो एट्रोसिटी इस गांव में हुई, वहां जहाँ संघ का इतना काम है और संघ के इतने इतने अच्छे स्वयंसेवक भी है, संघ का वहां प्रचार है, संघ का वहां संपर्क है, तो भी ये घटना क्यों हुई, वो मुझे संघ के बाहर आने के बाद में, ऐसे गांवों की विजिट के बाद में मुझे खुद पता चला। सर, आपने अपनी किताब में गुजरात दंगों का जिक्र किया है और उसमें दलितों का भी जिक्र किया है कि गुजरात दंगों के बाद ज्यादातर दलितों की गिरफ्तारी हुई और उन्हें घोड़े की तरह, ऊंट की तरह इस्तेमाल किया गया, जैसे जैसे लड़ाई में ऊंट का इस्तेमाल होता है। तो क्या गुजरात दंगों में दलित मोहरा थे, उनको आगे रख के कुछ हुआ था ऐसा क्या? हाँ सर, मैंने जो नरोड़ा कांड जो बड़ा हुआ यहाँ पर गुजरात, और जहां से शुरुआत हुई थी दंगों की, तो वो वहां जितने कुछ 950 लोगों पर कुछ न कुछ पुलिस कार्यवाही हुई, और ये 950 लोगों में से 900 से ज्यादा लोग अनुसूचित जाति के थे और अन्य पिछड़े, यानी कि ओबीसी लोग, समाज के लोग थे। यानी कि जब वहां हुआ ये अहमदाबाद में शुरुआत में जो दंगे हुए, तो उसमें सबसे आगे अग्रेसर हथियार लेके जो जाने वाले थे, वो पिछड़े समाज के लोग थे और दलित लोग थे, और उनके पर आज भी कार्यवाही चल रही है पुलिस की और अन्य कोर्ट कार्यवाही चल रही है। यानी कि जब ये दंगे हुए, तब जब मारने की सवाल थी और शायद मार खाने की भी बात थी, तब हिंदू समाज ने ये जो दंगे हुए गुजरात कांड के बाद में, उसमें ओबीसी के पिछड़े लोगों का और दलित लोगों का काफी उपयोग किया है। वो मैंने अपनी बुक में जिक्र। सर जी, आपने, अच्छा सर, एक और बात है कि आप गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, आप एज ए स्वयं सेवक वहां पे काफी आपने लंबा वक्त बिताया। अभी देश की शीर्ष सत्ता पे या फिर 2 ताकतवर पदों पे गुजरात के ही लोग हैं। आपने उनको नजदीक से देखा होगा, मिले होंगे, बहुत नजदीक से। कैसा अनुभव रहा उन दोनों के साथ आपका? हाँ, तो फिलहाल गृह मंत्री हैं और एक प्रधानमंत्री हैं। हाँ, मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो उनकी तो बातें करने की जो इनकी जो स्टाइल है, वो तो किसी भी आदमी को वो आंखें देने वाली या बिल्कुल अट्रैक्ट करने वाली वो होती है। लेकिन जितनी वो बात समरसता की करते हैं, कुछ समरसता के पुस्तक तो उनके नाम से लिखे प्रिंट पब्लिश हुए हैं, लेकिन वो भी मैं जब देखता हूँ तब, और उनका जब यहाँ जब चीफ मिनिस्टर थे और जो दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए जो डिसीजन लेने के थे, तब जो उनके दिल में, जब वो संघ में थे और जो उनके मुंह से जो हम सुनते थे, वो उनके व्यवहार में, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब मैंने देखा कि उसमें बहुत दोनों में काफी फर्क था। जब व्यवहार में उनको करने का आया तो वो हिंदू थे, और ये जो पिछले लोग हैं उनके लिए उनकी सहानुभूति जितना वो साम्राज्यिक समरसता के भाषणों में कहते हैं, इतनी नहीं थी। वो मैंने स्पष्ट देखा है। और दूसरे जो ताकतवर व्यक्ति हैं जो देश के गृह मंत्री, हाँ, ये जो अमित भाई है, वो तो अहमदाबाद के ही है, और उनका वो भी संगठन में थे। हाँ, अमित भाई की एक बात जरूर थी कि वो जो चालियों और जो स्लम्स वगैरह के जो पिछड़े लोग थे, दलित और अन्य, उनसे अमित शाह का काफी अच्छा आना जाना रहता था। उनको कुछ ऐसी कुछ दिक्कतें खड़ी होती और वो जब अमित शाह का संपर्क करते तो अमित शाह उनके प्रॉब्लम सॉल्व भी करते थे। हाँ सर, एक बात कहा जाता है कि हिंदुत्व में हिंदू जाति का जो सबसे बड़ा झंडा बरदार है वो पिछड़ी जातियां हैं, क्योंकि उनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा अधिक है। सर, तो पिछड़े समाज की अगर हम बात करें तो संघ के भीतर उनकी क्या भूमिका होती है? सर, बातें होती है। मैं एक बात बताऊं कि संघ ने ये जो हमारे जो होते हैं ना, कुछ जिसको कहते हैं वो NTDNT, नॉमेडिक ट्राइब्स एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स, अभी इनकी बहुत बड़ी बस्ती है और बहुत बड़ी वो है, तो उनको लिए ये NTDNT के लिए संघ ने काफी काम शुरू किया। मैं देखता हूँ ये 10 साल के उन लोगों के लिए सिवाय कार्यक्रम और कुछ खास तौर पर जो उनकी कुछ प्रगति हो, कुछ उनका आर्थिक विकास हो, कुछ उनका पिछड़ापन कम हो, ऐसे कोई प्रयास ये संघ द्वारा
ठोस कदम नहीं लिए गए हैं। तो क्या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो पार्टी के भीतर, संघ के भीतर हैं, उन्होंने इस पे आवाज नहीं उठाई, और जब आवाज उठाई तो उस पे किस तरीके की प्रतिक्रिया थी संगठन के भीतर? हाँ सर, एक तो संघ में आपको ठीक है, ये सब आयाम होते हैं कि भाई अपना ओपिनियन दीजिए, फ्रैंक ओपिनियन दीजिए, आप आपकी जो कि दिल की बात है वो बताएं, लेकिन वास्तव में जब ये सब होता है तब लोग खुल के बोलते नहीं है, क्योंकि ये संघ में खुले संघ और बीजेपी सबकी मैं बात करता हूं, खुला जो खुला होके सही बात करी तो फिर वो नेताओं की नजर से उतर जाता है। कोई अच्छा पद पर होगा तो अगली बार कुछ ना कुछ कारण निकाल के वो उस पद पर नहीं रहेगा। और रिजर्वेशन संघ का और बीजेपी का क्या सोचना है? हाँ सर, रिजर्वेशन के बारे में कहने में तो सब कहते हैं कि ये बराबर होना चाहिए और बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए, और वो सब कहते हैं, लेकिन जब उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तब जो छींटे जो कुछ वो रास्ते निकालते हैं कि इसमें थोड़ा ये चेंज कर दो, इसमें ये चेंज कर दो, तो उसके कारण जो रिजर्वेशन का जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन अगली सरकारों में होता था वो पिछले 20 साल में, और केंद्र में पिछले 6-7 साल से जो बीजेपी की सरकार है उसमें रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन बहुत बिगड़ता जा रहा है, और रिजर्वेशन रहते हुए भी नहीं है ऐसा एक पूरा का पूरा प्रयास ये सरकार रिजर्वेशन के बारे में कर रही है। तो ये थे मूलचंद राणा जी, जिनको आपने सुना, जिनका एक लंबे समय तक, तकरीबन आधी सदी तक एक जुड़ाव रहा संघ से, और उन्होंने उनके जो अनुभव थे उन्होंने साझा किया। अब जो बहुजन समाज है, जो दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो लगातार इन ताकतों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, वो खुद सोचे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि सालों तक जुड़े रहने के बाद भी लोग संघ से वापस समाज की ओर लौट रहे हैं। और ये राणा जी की पुस्तक है जो उन्होंने लिखी है, और हमने जो भी बात की इस बातचीत में वो तमाम तथ्य इस किताब में मौजूद है। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।